नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं इस वक्त की देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां अब हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान को बोझ लगने लगे। भारत ने पानी बंद किया तो पाकिस्तानी हुक्मरानों की अकल ठिकाने आ गई। राष्ट्रपति जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो ने अब सेना और सरकार से अलग लाइन पकड़ ली है। बिलावल ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कबूल किया कि लश्कर का सरगना हाफिज सईद पाकिस्तान की गिरफ्त में है। अगर उसके खिलाफ सबूत दिए जाएं तो पाकिस्तान उसे सौंपने पर भी विचार करेगा। सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान इतना सुधर कैसे गया? क्यों पाकिस्तान हाफिज सईद को सौंपने की बात सोचने लगा है? अंदर की खबर हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन बिलावल के बयान से फिलहाल मुनीर की आर्मी आग बबूला है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना भी गुस्से में हैं। बिलावल के बयान से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है उस पर भी आपको अपडेट दे दें। मुनीर गुस्से में है, पाकिस्तान की आर्मी गुस्से में है। बिलावल भुट्टो का बयान नागवार गुजरा है, नाराजगी जता रहे हैं मुनीर इस तरह का बयान देने से। बयान से आतंकी हाफिज का बेटा तलहा भी नाराज बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बिलावल ने पाकिस्तान की बेइज्जती कराई है, दुश्मनों की भाषा बोल रहा है बिलावल। क्या हाफिज सईद भारत को सौंपा जाएगा? क्या पाकिस्तान मसूद अजहर को गिरफ्तार करेगा? क्या पाकिस्तान अब हाफिज सईद और मसूद अजहर से पीछा छुड़वाना चाहता है? जिस मसूद अजहर ने आईएसआई के इशारे पर भारत में पुलवामा और पठानकोट करवाया, जिसके आतंकियों ने 1999 में कांधार प्लेन हाईजैक करवाया, जिस मसूद अजहर के आतंकी लगातार भारत में दहशतगर्दी फैलाने में जुटे हों, जिस मसूद अजहर की सुरक्षा पाकिस्तान की एलीट फोर्स करती है, उस मसूद अजहर के ठिकाने का पता पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को नहीं है। पाकिस्तान के झूठ की फैक्ट्री बंद होने का नाम नहीं ले रही है। उसके हुक्मरान अभी तक अपनी आवाम को झूठ बेचते थे, अब विदेशी मीडिया में झूठ बेच रहे हैं। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में तबाह हुए जैश का हेडक्वार्टर को बचाने के लिए आसिम मुनीर और पाकिस्तान की सरकार दिल खोलकर पैसे खर्च कर रही है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद पाकिस्तान की हिरासत में है, लेकिन उसे लगातार पब्लिक रैलियों में देखा जाता है। वो खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलता है। हाफिज पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ वहां के कट्टरपंथी मौलानाओं का भी खास है, इसलिए हाफिज को लेकर लगातार झूठ परोसा जा रहा है। आपने एक सवाल किया हाफिज सईद साहब का, वो तो मोमन आदमी है, नेक आदमी है, मजहबी आदमी है, उसका सियासत से क्या लेना देना। भारत जो है वो सिर्फ इल्जाम तराशी के अलावा कुछ नहीं करना चाहता। जो दर पर्दा मोसाद के साथ मिलकर, अमेरिकन CIA के साथ मिलकर ये इराक कुछ कर रही है, वो अपने जो अयूब हैं, अपने जो वो गुनाह है उनको छुपाने के लिए सारा का सारा मलबा जो है पाकिस्तानी रिलीजियस और नेक लोगों पर डाल रही है, जो कि मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। लेकिन सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया को पता है कि हाफिज सईद और अजहर मसूद पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के सुरक्षा घेरे में है, तो बिलावल भुट्टो को ऐसी बात क्यों कहनी पड़ी? दरअसल इसके पीछे भी पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है। हाफिज सईद और अजहर मसूद पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। इनके ऊपर UN में बैन लग चुका है। इनकी सुरक्षा में भी पाकिस्तान का बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लिहाजा पाकिस्तान अब इनसे पीछा छुड़ाना चाहता है। इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ इन्हें हटाकर दूसरे आतंकी सरगनाओं को बैठाने की तैयारी है। लश्कर में तो सैफुल्लाह कसूरी का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। हालांकि जब बिलावल का बयान आया तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी बिलबिला उठे। हाफिज का बेटा तलहा सईद सामने आ गया और कहा कि बिलावल तो पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों को ही भारत को सौंपने का ऑफर दे रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए बिलावल ने जो बातें की,
भारतीय सहाफ़ी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब सईद हफिज़हुल्लाह का किरदार पाकिस्तान की खिदमत, हिफाजत और दिफा के हवाले से हमेशा रहा है। उनका कोई अमल भी रियासत पाकिस्तान के बरअक्स नहीं रहा, इसलिए हमेशा ही पाकिस्तान की अदालतों में हमारे हक़ में, हमारे बुज़ुर्गों के हक़ में फ़ैसले किए जाते रहे। जिन सबूतों की ये बात करते हैं वो सबूत भी अदालतों में तब पेश किए गए थे और उनको अदालतों में एग्जामिन किया गया था और उसके बाद ये फैसले आए थे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हालिया जो आपने खुद देखा और सारी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान किस अंदाज से झूठ बोलता रहा, प्रोपेगेंडा करता रहा, तो हमेशा से ही हिंदुस्तान का ये झूठ चलता आया है और उस वक़्त भी हिंदुस्तान का ये झूठ ही था जिसकी कली अदालतों के फैसले से दुनिया के सामने खुली। तो चाहिए तो ये था कि बिलावल भारतीय सहाफ़ी के सवालात के मुकाबले में हिंदुस्तान की दहशतगर्दी को वादे करता। जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को मुसलसल हर तरह से, हर पहलू से नुकसान पहुंचाने की जो साजिशें और कोशिशें चलती आ रही हैं और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को हमेशा से निशाना बनाना और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये हमेशा से दुश्मन का ये वतीरा रहा। पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे दहशतगर्दों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए करता है, लेकिन अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की आवाम ही मुनीर और शहबाज के खिलाफ हो गई है। अब पाकिस्तान की जनता ने खुलकर सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखो उसका इतना तजर्बा, माशाल्लाह इतना तजर्बा कि उसने कहा कि कश्मीर सानू दे दो कि ਅਸੀਂ अपना एटॉमिक प्रोग्राम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ठुस कर दिन्ने। ठीक है, तेरी की मजाल है, तेरी की औकात है, तू तेरे मुंह च भी ये अल्फाज आए ने। ठीक हो गया, ठीक है ना। बात मतलब मैं चीज क्लियर कर दूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि एटॉमिक प्रोग्राम खत्म कर देंगे, उन्होंने बोला था कि इसके पर गौर करेंगे, जिसका मतलब यही होता है कि गौर करना। आज तक जिस चीज पे इन्होंने कहा कि गौर ही किया, जिस चीज पे गौर किया ना इन्होंने, वो काम ऊपर गया। बिजली पे इन्होंने कहा था कि जी हम 300 यूनिट हम फ्री करेंगे गरीबों के लिए, गौर किया, माशाल्लाह देख लो आज 200 यूनिट 201 यूनिट के 200 यूनिट च की फर्क है, मैंने दसन की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली हर इंसान को पता है, हर इंसान को। हम तो देखे ना उसके सामने वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। अच्छा, हमने कश्मीर का कितना हिस्सा ले, भारतीय कश्मीर पर तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी बचा पाना मुश्किल है। भाई दो कश्मीर है, मैं रोशनी डाल देता हूँ, एक पाकिस्तान के हिस्से में, एक उनके हिस्से में ऑलरेडी चला गया है। अब जो बात होगी वो अगले जो पाकिस्तान के हिस्से में उस कश्मीर पे बात होगी। अच्छा, उसमें तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, वो वाले हिस्सा तो खत्म। अब मैं जहाँ तक इंडिया को समझता हूँ, अच्छा, और जहाँ तक पाकिस्तान को समझता हूँ, वो उन्होंने खामोशी के साथ वो कश्मीर भी दे दिया। ये समझौता भी कर सकते हैं अपने 8वीं प्लान, जो भी इनके निजाम है, प्रोग्राम्स है, इनके साथ भी समझौता ये लोग कर सकते। ये फॉर्म 47 के लोग है ना, ये अवाम की तख्लीक करदा पैदाइश नहीं है। ये इनको लेके आने वाले जो लोग हैं वो खुद भी किसी के गुलाम है। तो कहने का मतलब है ये जो इस्लाम के दुश्मन है, इन लोगों ने इनको पाला हुआ है। जो रियासत के ऊपर अपने आप को रियासत बना के स्टेट बने हुए लोग हैं, इन लोगों ने इस किस्म के लोगों को जान के ऊपर लेके आए हैं। पाकिस्तान की जो जान की अमान है ना, वो हम खुद ही एक दूसरे के साथ मिल के पा सकते हैं। हम अगर इन लोगों की तरफ जाएंगे ना, ये हमारे 8वीं प्रोग्राम को भी खत्म कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, मैं इस पे एग्री करता हूँ। ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैठी हुई है, ये सब कुछ कर सकती है। आप दुश्मन गुलाम है ये लोग, और दुश्मन इनसे जो मनवाना चाहता है अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, खुद को सहूलतें देने के लिए, अपने आप को दुनिया के अंदर इक़्तिदार में रखने के लिए, ये किसी भी किस्म का सौदा पाकिस्तान में लोग कर सकते हैं। पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। उधर आसिम मुनीर और उनके लोग भारत के खिलाफ जीत का झूठा दावा करते हुए जश्न मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को न तो अब सरकार पर भरोसा है और न ही आर्मी पर। तो रोक दिया क्या, पानी छूटा? नहीं, पानी तो उन्होंने रोक दिया। यहाँ फील्ड मार्शल साहब बन गए हमारे। जी, ठीक है, किस लिए बन? जंग, वो कहते हैं जंग जीते हैं। कौन सी जंग जीते हैं? पानी पे बंद हुई थी, पानी अभी भी बंद है और आप जंग जीत भी गए। बंद है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर प्रैक्टिकली और टेक्निकली वर्क करने की जरूरत है? जज्बात से काम, प्रैक्टिकली और टेक्निकली आपके अकॉर्डिंग क्या है? मेरे ख्याल से मैं चले आपने मेरे से, वैसे तो मैं पब्लिक से सवाल करने निकला हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हमें डैम बनाने चाहिए,
हमें पब्लिक को और गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट है, इवन अदारों को, सबको मिलकर पाकिस्तान को बेहतर करने का सोचना चाहिए, ना कि किसी दूसरे कंट्री को बर्बाद करने का। जिस पाकिस्तान की 44% आवाम गरीबी रेखा के नीचे है, जिस पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि उनके लिए 2 वक्त का खाना जुगाड़ करना भी मुश्किल है, उस पाकिस्तान में दहशतगर्दों को बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर झूठ बोला जा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम को समझ में आ गया है कि दहशतगर्दी ने जितना नुकसान भारत को नहीं पहुंचाया है, उससे अधिक नुकसान अब पाकिस्तान को पहुंचने लगा है। पंजाब में गैंगस्टर्स के बीच शोहर मात का खूनी खेल तेज हो गया है। गैंग्स ऑफ पंजाब मर्डर पर मर्डर कर रहा है और पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर रहा है। 26 जून को गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां को सरेआम गोलियों से भून दिया गया और आज बम्बीहा गैंग ने फिर से टेरर फैलाया है। एक के बाद एक मर्डर से पंजाब में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। बम्बीहा गैंग ने एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें, जो अपडेट आ रहा है, जुगराज मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। अमृतसर के हत्याकांड में हरियाणा के 2 शूटर्स भी शामिल थे। बम्बीहा गैंग ने जुगराज मर्डर की जिम्मेदारी ले ली है। जग्गू गैंग के करीबी जुगराज सिंह का सरेआम मर्डर बाइक सवार शूटर्स ने किया था। अमृतसर के चनन गांव में आज खुलेआम गोलियां चली हैं। सरेआम मर्डर हुआ है, लोगों की भीड़ थी, फिर भी शूटर्स गोलियां बरसाते रहे। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। रिपोर्ट के जरिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ब्लू कलर की टी शर्ट पहने ये शख्स जुगराज उर्फ तोता है, जो बाइक के साथ खड़ा है। तभी पीछे से 3 बाइक सवार शूटर आ गए। बाइक के सबसे पीछे ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहने बैठे शूटर ने सबसे पहले गोली चलाई, फिर उसके साथी ने जुगराज को निशाना बनाया। गोली लगने के बाद भी जुगराज भागा, लेकिन तब तक 2 शूटर बाइक से उतरकर पास आ गए। दोनों ऑटोमेटिक पिस्टलों से जुगराज पर दनादन गोलियां चलाते रहे। घायल जुगराज ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा, क्योंकि शूटर एक के बाद एक दनादन फायर करते रहे जब तक जुगराज जमीन पर गिर नहीं गया। यह सरेआम सड़क पर मर्डर अमृतसर के चन्नन गांव में हुआ, जहां बाइक सवार 3 शूटर्स ने 28 साल के जुगराज को खुलेआम गोलियों से छलनी कर दिया। जुगराज को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। जुगराज के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जुगराज के मर्डर की जिम्मेदारी बम्बीहा गैंग ने ली है। गैंग के 2 हरियाणवी गैंगस्टर प्रभु दासवाल और कौशल चौधरी का नाम भी सामने आया है। मर्डर की जिम्मेदारी गोपी घनश्यामपुरिया गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डालकर ली है। वहीं पुलिस ने मामले की हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। ਇਹਦਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਕਤਲ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਾਮ नाम। पंजाब में शुरू हो चुकी गैंग वॉर से पुलिस के होश उड़ गए हैं। बम्बीहा गैंग की तरफ से ताबड़तोड़ मर्डर के बाद पंजाब में बड़ी गैंग वॉर का खतरा बढ़ गया है। बम्बीहा गैंग गोरा की हत्या के बदले के नाम पर 3 हत्याओं को अंजाम दे चुका है। निशाने पर जग्गू भगवानपुरिया गैंग है। पंजाब में 40 दिनों के अंदर 4 मर्डर हो चुके हैं। सबसे पहले 26 मई को गोरा बरियार की हत्या हुई, जो बम्बीहा गैंग का खास था। बदले में 26 जून को बम्बीहा गैंग ने जग्गू की मां हरजीत कौर और जग्गू के साथी करणवीर का मर्डर कर दिया। अब 5 जुलाई को जुगराज का मर्डर हो गया है। अब जिस जुगराज सिंह उस तोता का मर्डर हुआ है, दावा किया जा रहा है वो जग्गू का करीबी था। साथ ही गोरा बरियार की हत्या में रेकी का आरोप भी जुगराज पर लगा था, जिसके कारण ही बम्बीहा गैंग ने जुगराज को टारगेट किया है। दावा ये भी किया जा रहा है मारा गया जुगराज सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी जगरूप सिंह रूपा का छोटा भाई था। पंजाब में दनादन सरेआम गोलियां चल रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर का नामो निशान गायब हो चुका है। 26 जून को भी बटाला में गोलियां चली। बाइक सवार शूटर्स ने कार सवार जग्गू की मां और उसके साथी को सरेआम गोलियों से भून डाला। पंजाब में ये गैंग वॉर जग्गू भगवानपुरिया और बम्बीहा गैंग के बीच छिड़ चुकी है। जग्गू भगवानपुरिया कौन है, ये भी जान लीजिए।
जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया गुरदासपुर के गांव भगवानपुर का रहने वाला है। जग्गू पर 128 केस दर्ज है। जग्गू के गैंग में 50 शूटर्स शामिल है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर में भी जग्गू के शूटर शामिल थे। जग्गू अभी असम में सिलचर जेल में बंद है। मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू दोनों साथ थे, लेकिन कुछ टाइम से दोनों के बीच दूरी बढ़ी है, जिसका फायदा बमबिहा गैंग उठा रहा है। गोरा के मर्डर के बाद बमबिहा गैंग के टारगेट पर जग्गू के साथी है। बमबिहा गैंग क्या है ये भी जान लीजिए। देविंदर सिंह सिद्धू पंजाब के मोगा के बमबिहा गांव का रहने वाला था। 2016 में बठिंडा में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। इसके बावजूद उसके साथी बमबिहा के नाम से गैंग चला रहे हैं। बमबिहा गैंग के साथ गैंगस्टर कौशल चौधरी, नीरज बवाना जैसे गैंगस्टर शामिल हैं। बमबिहा गैंग के पास 500 से ज्यादा शूटर्स बताए जाते हैं। दावा किया जा रहा है कि ताबड़तोड़ मर्डर के बाद जग्गू भगवानपुरिया गैंग फिर से पुराने साथी लॉरेंस के साथ आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर पंजाब में गैंग वॉर और तेजी से हो सकती है। ऐसे में पुलिस को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। मुहर्रम के दौरान कई शहरों से मारपीट और बवाल की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा और तनाव बिहार के मुजफ्फरपुर में देखने को मिल रहा है, जहां ताजिया का जुलूस कुछ ही दूरी पर पहुंच पाया था कि संग्राम छिड़ गया। रिपोर्ट में आपको मारपीट और हंगामे की हर तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें इससे जुड़ी हुई अपडेट आ रही है। मुहर्रम जुलूस में बवाल हुआ है। मुजफ्फरनगर में दोनों समुदाय के कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बरियापुर इलाके में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात हो गई है। ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्षों में ईंट पत्थर चले हैं, जिसमें एसएसपी, एसडीएम, एएसपी समेत कई अफसर फिलहाल वहां मौके पर तैनात हैं। मुहर्रम का जुलूस निकला तो हिंदू मुसलमान गुटों के बीच कहा सुनी हो। फिर क्या था, भाईजान एंड ग्रुप ने लाठी डंडों के साथ अटैक कर दिया। देखिए क्या मारा है, पूरा मार मारा है। देखिए पूरा आगे बार बार इसका नटंकी सबका लगातार नटंकिया। देखिए नटंकिया, देखिए आके मारा है सबको, घर में घुस घुस के पूरा मियाँ सब मारा है, कपार फाड़ दिया। देखिए ये मारने के लिए कैसे भिड़ा हुआ है, देखिए मारने के लिए पूरा घर पे भिड़ा हुआ है। मुहर्रम जुलूस में शामिल लोगों ने घर में घुसकर निशाना बनाया, लाठी डंडों के साथ धारदार हथियार भी चलाए। किसी का सिर फूटा तो किसी का हाथ टूटा। जो घर में मार के घुस घुस के मारा है पहचानने के लिए, तो प्रशासन के द्वारा भी उन लोग को गाली दे के निकाल दिया जाता है। देखिए ये सब हुआ बिहार के मुजफ्फरपुर के गौरीहार गांव में, जहां मुस्लिमों ने मुहर्रम का जुलूस निकाला। इसी दौरान हिंदू पक्ष के साथ किसी बात पर भिड़ंत हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। पहले दोनों गुटों में मारपीट हुई। आराम से भैया। दावा किया जा रहा है कि मुहर्रम में शामिल युवकों ने जो हथियार ले रखे थे, वही हथियार लेकर वो हिंदुओं के घरों में घुस गए, दुकानों में तोड़फोड़ की, कई लोगों को चोटें आई है। इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई। वहीं मुस्लिम गुट ने हिंदुओं पर हमले का आरोप लगाया है। आते हुए वो लोग ने मारपीट करने लगा, आते हुए वो लोग ने मारने लगा, ईटा उटा सब चलाने लगा। तलवार कौन लोग मारने लगा और छत पर से भी पत्थर चलाने लगा। अब कौन लोग मारने लगा? बाजार में के सब है, बाजार में का हाँ, सब बाजार में का, वो मुखिया का घर में का है सब। बता रहे हैं जो वही लोग घर में घुस के लोग मारे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग आ रहे थे, वो आदमी के खींच के लेके गए हम लोग आदमी को मारने के लिए, फिर उसको निकाले इधर छत पे से, वो पत्थर चला रहा था। मामला दो समुदायों के बीच विवाद और बवाल का था, तो तुरंत पुलिस एक्शन में आ गई। कई थानों के पुलिस फोर्स के साथ खुद पुलिस कप्तान मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाया। साथ ही बवाल के कई आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही पूरे बवाल की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पुलिस पदाधिकारी ने तुरंत स्थिति को कंट्रोल किया है। सभी लोग यहाँ पे अभी हैं, डीएसपी है, एसएचओ है, रूरल एसपी है, मैं भी आया हूँ। अगर स्थिति कंट्रोल में है, कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। वीडियोग्राफी का हम लोग वीडियोग्राफी कराई थी हम लोगों ने, उसको हम लोग एज एविडेंस करके और एफआईआर करके जो भी दोषी होंगे इसमें सभी की गिरफ्तारी होगी। ये मारने के लिए कैसे भिड़ा हुआ है,
देखिए मारने के लिए पूरा घर पे गिरा हुआ है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो समुदायों में बवाल के बाद इलाके में तनाव के हालात हैं। जिसके लिए गांव में बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। साथ ही आला अधिकारी खुद ग्राउंड पर नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा मारपीट करने वाले दोनों पक्षों की पहचान वीडियो फुटेज से की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने का दावा किया है। रात के 2 बजे बिरयानी की दुकान और सड़क पर भाईजान, एक कंपनी का घमासान हो जाता है। यूपी के पीलीभीत में पुलिस ने भाईजान को मनमानी करने से रोका तो पूरी फैमिली पुलिस वालों पर टूट पड़ी। सही सुन रहे हैं। रिपोर्ट के साथ आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पीलीभीत सिपाही पिटाई केस में अपडेट क्या है वो भी आपको बता दें। एक्शन हो गया है। कांस्टेबल पर हमला करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित सिपाही की शिकायत पर दर्ज हो गया है मुकदमा। पूरनपुर इलाके में ढाका मोहल्ले में घटना हुई थी। ये मुहर्रम पर भीड़ को हटाने पुलिस पहुंची थी, जब पुलिस पर ही हमला कर दिया गया था। मुहर्रम पर भाईजान कोई कानून नहीं मानेंगे, कोई नियम कायदा नहीं मानेंगे। अगर प्रशासन ने रोका, पुलिस ने टोका तो घेर कर हमला कर देंगे। भाईजान रात में 2 बजे भी दुकान खोलेंगे, बीच सड़क पर कब्जा करेंगे, वहीं पर बिरयानी खाएंगे। रोकने पर पुलिस वाले पर लात घूंसे बरसाएंगे। पीलीभीत में भी यही हुआ, जहां मुहर्रम से पहले भाईजान ने सड़क पर कब्जा जमा लिया। रात में बिरयानी पार्टी शुरू कर दी। गश्त पर निकले पुलिस वालों ने टोका तो भाईजान इतने गुस्से में आ गए कि एक पुलिस वाले को पकड़ लिया, जमकर लात घूंसों से पिटाई की, थप्पड़ मुक्कों से निशाना बनाया। मारपीट के दौरान भाईजान तो भाईजान की बेगम भी साथ आ गई। पुलिस वालों की चप्पलों से पिटाई कर दिख रही है। पीलीभीत के मोहल्ला ढाका में ये वारदात हुई। जिस कांस्टेबल की पिटाई की गई वो पूरनपुर कोतवाली में तैनात महावीर है। भाईजान की भीड़ में फंसा सिपाही बड़ी मुश्किल से खुद की जान बचाने में सफल हो पाया, जिसके बाद कोतवाली पहुंचे सिपाही ने मामले की FIR दर्ज कराई और सिपाही का मेडिकल करवाया गया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। तत्काल प्रकरण का संज्ञान लेते हुए थाना पूरनपुर पे अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और वर्तमान में जांच प्रचलित है। अन्य लोग जो उस समय मौजूद थे और जिन्होंने इसमें इनकी सहायता करी है या मारपीट में सम्मिलित पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध भी अग्रिम कठोर कार्रवाई करी जाएगी। पुलिस वाले की पिटाई करने वाले 4 आरोपियों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका है। बाकी की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। जल्द ही बाकी आरोपियों का भी फुल इलाज पुलिस करने वाली है। नफरती साजिश की निगरानी कहां तक की जाए, यह सवाल आज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप खुद सोचिए, जो शख्स आपके घर में सुबह सुबह दूध की सप्लाई करने आ रहा है, अगर उसमें थूक मिला हुआ हो और आपको पता भी न चले तो क्या करेंगे? कैसा लगेगा? दरअसल लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर हर कोई थूक जिहाद की बात करने लगा है। कैसे शरीफ खुद को हिंदू बताकर 2-3 साल से लोगों के घरों में थूक वाला दूध बांट रहा था। आइए आपको इस खबर की हर तस्वीर, इससे जुड़ी हुई हर जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में अपडेट दे दें। थूक कांड का आरोपी शरीफ गिरफ्तार हो गया है। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। दूध में थूक मिलाने का वीडियो वायरल हुआ था। CCTV में एक घटना कैद हुई थी। हिंदू बनकर दूध की डिलीवरी कर रहा था। इस शख्स की करतूत देखिए, दूध बांट रहा है लेकिन उसमें थूक भी मिला रहा है। तस्वीरें जरा फिर से देखिए।
नाम शरीफ है, मगर इस दूधिये में रत्ती भर भी शराफत नहीं है। दूध की डिलीवरी करने से पहले इसमें थूक मिला रहा है। फ्रेम बाय फ्रेम पूरी तस्वीर दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि शरीफ की करतूत के बाद लखनऊ के गोमती नगर में लोग कितने नाराज हैं। तस्वीरें लखनऊ के गोमती नगर की हैं। पूरा वाकया देखिए। दूध वाला आता है, घर का बेल बजाता है, फिर सड़क की तरफ देखता है, इधर उधर देखता है, ये कंफर्म कर लेता है कि कोई उसे देख ना रहा हो, फिर चुपके से थूक जिहाद करके सोचता है कि साजिश कामयाब हो चुकी है, मगर ऊपर वाला सब देख रहा होता है। शरीफ की करतूत सीसीटीवी में कैद हो जाती है। मकान मालिक दरवाजा खोलता है, दूध लेता है और शरीफ चला जाता है। लेकिन जब सीसीटीवी पर नजर पड़ती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। शरीफ की हरकत जंगल में आग की तरह फैलती है। हिंदू संगठन के लोग गोमती नगर थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शरीफ ने खुद को हिंदू और नाम पप्पू बताया था। उसकी हरकत का खुलासा हुआ तब पता चला कि उसका नाम पप्पू नहीं शरीफ है। कैमरे से वीडियो निकाली और तब सूचना सबको दिया कि ये थूकने वाला प्रकरण क्या है। जब इसके बारे में पता किया तो मालूम चला ये मल्लौर का मोहम्मद शरीफ है, जो कि मैं जानता था कि ये पप्पू है। नहीं, आपको क्या उसने बताया था कि मेरा नाम पप्पू और मैं हिंदू हूँ? आप हिंदू समझ रहे थे? मैं पप्पू नाम से ही जानता था तो पप्पू ही समझ जाता। उससे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई क्या नाम है, और लोग क्या देता था तो पप्पू बोलते थे, तो हम भी पप्पू नाम से ही उसको जानते हैं। एंटिसिपेशन आपकी यही था कि ये हिंदू समाज से है? हाँ, हिंदू समाज से है। अब तो हम सबूत लेके आए, कैमरा में रिकॉर्डिंग हो गई है किस प्रकार से हिंदू बहुल एरिया में ये आदमी पहचान छुपा रहा है, पप्पू नाम बता रहा है और कई घरों में दूध दे रहा है और दूषित कर रहा है। तो आप समझिए ऐसे अपराधियों पे अब दंडात्मक कार्रवाई के साथ राजद्रोह की धाराएं लगनी चाहिए, क्योंकि छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक दूध के सेवन पे जीते हैं। तो हमारे यहाँ तो पहले ही दे चुका था, भैया के यहाँ फिर बाद में देता है। तो भैया फिर सूचना दिए कि ऐसा ऐसा मामला है। जब देखा गया तो अगर इनके यहाँ वो दे रहा है तो हमारे भी दे रहा होगा। लोगों ने जब प्रदर्शन तेज कर दिया तब पुलिस हरकत में आई और दूध में थूक मिलाने वाले शरीफ को धर दबोचा। शरीफ अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस घटना से हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी है। अव्वल तो ये कि जिस इलाके में शरीफ पप्पू बनकर दूध दे रहा था वहां के लोग ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि इसी शख्स से पिछले 2-3 सालों से लोग दूध ले रहे हैं, जिसका सेवन बच्चे बुजुर्गों से लेकर पूरा परिवार कर रहा था। इतना ही नहीं, थूक वाले दूध से पूजा पाठ भी की जा रही थी। शरीफ जैसे जिहादियों की करतूत के चलते ही भाईजान बदनाम है। इन्हीं असामाजिक तत्वों की वजह से एक कौम को शक की नजरों से देखा जाता है। और अब खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पर कांवड़ियों ने बीच सड़क पर बवाल काट दिया। एक कार वाले से मारपीट और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांवड़ियों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया? इसके पीछे की वजह क्या है, आपको बताते हैं। गाड़ी का गेट तोड़ दिया गया, कार का शीशा चकनाचूर कर दिया गया, गाड़ी के बोनट पर पत्थर बरसाए गए, कार के हर हिस्से में तोड़-फोड़ की गई। बीच सड़क पर हंगामा हो रहा है, दो पक्षों के बीच बवाल मचा हुआ है, रोड पर जमकर मारपीट हो रही है। कोई गाड़ी के साथ तोड़-फोड़ कर रहा है तो कोई कार सवार के साथ मारपीट कर रहा है। किसी के हाथ में पत्थर है तो कोई लाठी डंडे से ही झगड़ा कर रहा है। यह वीडियो उत्तराखंड के रुड़की का है। सड़क पर कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आक्रोशित कांवड़िए एक कार को घेर रखे, गाड़ी पर जमकर लाठी डंडे भी बरसा रहे हैं। बीच रोड पर हो रही मारपीट को देखकर भीड़ इकट्ठा हो गई है। आसपास के लोगों ने कांवड़ियों को शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन ये बवाल शांत नहीं हुआ। लेकिन सवाल है कि ये कांवड़िए अपना आपा क्यों खो बैठे और सड़क पर बवाल क्यों करने लगे।
दरअसल कांवड़ियों का गुस्सा तब फूटा जब हरिद्वार से जल लेकर इनका काफिला रास्ते से गुजर रहा था। तभी पीछे से आ रही एक कार ने कांवड़ियों के काफिले को जोरदार टक्कर मार दी। कांवड़ नीचे गिरकर खंडित हो गया। कांवड़ियों और कार वालों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि बहस मारपीट में बदल गई। इस भीषण मारपीट का वीडियो पास खड़े एक शख्स ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब बात यूपी की, जहां पर पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। कानपुर से लेकर नोएडा तक पुलिस दनादन गोलियां चला रही है। खतरनाक क्रिमिनल्स का ऑन द स्पॉट इलाज किया जा रहा है। कानपुर में ज्वेलर्स से लूटकांड हुआ, 48 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया गया। पुलिस ने 2 लुटेरों को हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा है। ग्रेटर नोएडा में कार लूटने वाले 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ में दोनों लुटेरों के पैर पर पुलिस ने गोली मारी है। तो वहीं गाजियाबाद की बात की जाए तो 2 हिस्ट्री शीटर्स बदमाशों का हाफ एनकाउंटर पुलिस की तरफ से किया गया। ये व्हाइट टी शर्ट में बदमाश योगेश है, जिसके पैर में पुलिस की गोली लगी है। ये ब्लू टी शर्ट में अस्पताल के बेड पर बैठा लुटेरा हर्षित है। इसके भी एक पैर को पुलिस की गोली ने भेद दिया है। अब ये दोनों बदमाश अस्पताल के एक एक बेड पर पहुंच चुके हैं। दोनों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही घायल सिपाही सुनील का भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्योंकि बदमाशों की फायरिंग में सिपाही को भी हाथ में गोली लगी थी। वहीं बदमाश अब चलने फिरने के काबिल भी नहीं बचे। इन दोनों बदमाशों ने कानपुर देहात के पुखराया में एक ज्वेलर्स के साथ लाखों की लूट को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। 48 घंटे के अंदर ही न सिर्फ लूटकांड का खुलासा कर दिया, बल्कि दोनों लुटेरों के पैर में गोली भी मार दी गई। लुटेरों के पास से एक स्कूटी, 2 अवैध तमंचे, कारतूस, कैश और लूट की ज्वेलरी बरामद की गई है। कानपुर में पुलिस ने लूटकांड के आरोपियों को सबक सिखाया, तो कानपुर से 478 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस ने लुटेरा गैंग के मेंबर्स का हाफ एनकाउंटर किया है। ये चेक सफेद शर्ट में बदमाश भारत सिंह है, जो अब उछल कर मेढक वाली चाल चल रहा है। इसके साथ ही व्हाइट शर्ट में लुटेरा आदेश है, जिसे 2 पुलिस वाले टांग कर ले जा रहे हैं, क्योंकि ये मेंढक वाली चाल चलने के भी काबिल नहीं बचा है। इसके साथ ही गैंग के तीसरे लुटेरे कुणाल को भी ऑन स्पॉट अरेस्ट किया गया है। बदमाशों के पास से 3 अवैध असलहे, कारतूस, चोरी की कार, 6000 कैश बरामद किया गया है। लुटेरों ने ये कार ग्रेटर नोएडा के ही बिसरख से चोरी की थी। तब से पुलिस को इस गैंग की तलाश थी, और आज जब गैंग की मुलाकात पुलिस से हुई तो बदमाशों ने वही गलती की, पुलिस पर गोलियां चलाई। तो बदले में पुलिस ने भी लुटेरों का बुलेट वाला फुल ट्रीटमेंट कर दिया। यूपी पुलिस फुल एक्शन में है। कानपुर से लेकर ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में दनादन हाफ एनकाउंटर किए गए हैं। ये ब्राउन टी शर्ट में शातिर बदमाश अमित यादव है, जो अब 2 पुलिस वालों के कंधे के सहारे मुश्किल से एक कदम आगे बढ़ा पा रहा है। ये आसमानी कलर की टी शर्ट में बदमाश अश्विनी है। इसे भी 2 पुलिस वालों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों बदमाशों के पैर में पुलिस की बुलेट लगी है। ये दिल्ली एनसीआर के कुख्यात बदमाश हैं, जो मर्डर केस में फरार चल रहे थे। गाजियाबाद पुलिस को काफी टाइम से दोनों की तलाश थी, लेकिन हर बार ये बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते थे। लेकिन इस बार पुलिस पहले से ही पूरी तैयारी के साथ थी। जैसे ही बदमाशों ने पुलिस पर गोली दागकर फरारी की कोशिश की, पुलिस ने भी जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी और दोनों बदमाश सीधे जमीन पर आ गिरे। बदमाश अमित और अश्विनी पर गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में कई केस दर्ज हैं। इनमें मर्डर, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे केस चल रहे हैं। यूपी के मुखिया योगी ने पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है। कानून को चैलेंज करने वाले, पुलिस पर गोली चलाने वाले क्रिमिनल्स का इलाज ऑन द स्पॉट होना चाहिए। किसी भी क्रिमिनल को छोड़ा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो अमित यादव हो या फिर भारत सिंह। कानून तोड़ने वालों का पुलिस फुल ट्रीटमेंट सेम टू सेम करेगी, और यूपी पुलिस कर भी रही है।
आसमानी आफत ने कई राज्यों में संकट का सैलाब ला दिया है। सबसे ज्यादा मुसीबत हिमाचल प्रदेश में है। एनडीआरएफ एक तबाही से निपटना शुरू करती है कि दूसरी तबाही आ जाती है। ऐसे ही मंडी में हो रहा है। एक के बाद एक बादल फटने की घटनाओं ने मंडी को लगभग उजाड़ दिया है। उधर चंबा में भी मौत के बादल मंडरा रहे हैं। भारी बारिश और भयंकर मानसून का असर मैदानी राज्यों में भी दिख रहा है। महाराष्ट्र में नदियां उफान पर हैं तो दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के बेहद करीब जा रही है। कैसे कुदरत ने तबाही का बवंडर खड़ा कर दिया है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के चंबा और मंडी में कुदरती आफत का डबल अटैक हुआ है। मंडी में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची है। चंबा और मंडी में बादल फटने से 5 पुल बह गए हैं। पहले मूसलाधार बारिश, फिर लैंडस्लाइड ने पूरे हिमाचल में हाहाकार मचा दिया है। बाढ़ बारिश के बाद कई स्कूल, कॉलेज, दुकान और मकान ध्वस्त हो गए हैं। मंडी में बादल फटने के बाद कैसा मंजर था, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। बादल फटने से 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। एनडीआरएफ पूरे इलाके में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर मलबे की वजह से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। मंडी में सुबह से ही तेज बारिश जारी है। पधर के चौहार घाटी में बादल फटने से उपजाऊ जमीनें बह गईं। बीती रात यहां 12 बजे नाले में तेज सैलाब आ गया। सैलाब के चलते गांव के पास बने 4 पुल पानी में बह गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग सहमे हुए हैं। रेस्क्यू टीम लगातार सड़कों को साफ करने और फंसे हुए लोगों को निकालने में लगी है ताकि नुकसान कम से कम हो। हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून की एंट्री हुई थी। तब से लेकर 4 जुलाई तक बाढ़, लैंडस्लाइड की घटनाओं में 75 लोगों की जान जा चुकी है। 288 लोग घायल हैं। बादल फटने की वजह से सबसे ज्यादा 14 मौतें मंडी जिले में हुई है। यहां 31 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ बारिश के चलते हिमाचल में अब तक 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आसमान से आफत बरस रही है तो जम्मू कश्मीर में भी लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद हैं। सड़क पर मलबा आ जाने से लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीआरओ की टीम लगातार रास्ता साफ करने में जुटी है। राजौरी में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। नदी का पानी गांव में घुस आया है। लोगों को निचले इलाकों से हटकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है।